हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर अप करेंगे, तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर तो हम थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हैं कि क्या क्या लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था हमने। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है एग्जैक्टली, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है चिप के फॉर्मेट में। वो दूसरी चीज, उस हार्डवेयर के अंदर मुझे कोडिंग करना है तो उसके लिए मुझे असेंबली लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के पूरी इंट्रो मैंने आपको दिया था। फिर है कि प्रोसेसर, एग्जैक्टली प्रोसेसर होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती रहती है, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बेसिक नॉलेज दिया हुआ था। ठीक है, अब उसके अंदर कौन कौन से ऐसे यूनिट होते हैं जो प्रोसेस होती है उसको वर्क करता है, फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसकी डिटेल में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या आता है। फिर जो भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको वापस रिवाइज किया था। ठीक है, तो रिवाइज करने के बाद उस वहां पे जो भी प्रोसेस आ रही थी वो प्रोसेस हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करता है, उसका जो फिजिकल लेआउट होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। तो आज के लेक्चर के हम देखने वाले हैं कि आगे बढ़ेंगे कि प्रोसेसर के अंदर जो भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिटेल में क्या क्या चीजें आती है, तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है कि प्रोसेसर के अंदर कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर वही पढ़ा था हमने कि यूनिट्स बहुत सारे उसके अंदर आते हैं, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, डेटा किस तरीके से पास करते हैं, तो वो सारी चीजें हमने वहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर उसके डिटेल में जाएगी कि यूनिट के अंदर भी क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेसर यूनिट्स। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट्स उसके अंदर भी। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया, तो डायग्राम के अंदर एक कंट्रोल लॉजिक गेट्स है। इसके अंदर हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में बहुत सारे रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स, डायोड, ऐसे बहुत सारी चिप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट ऑफ बेसिक कंप्यूटर, मतलब यहाँ से वो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा और कंट्रोल यूनिट के पास वो भेजेगा। ठीक है, और दूसरा कि हम कोई भी डेटा दे रहे हैं तो वो अपने आप ही यहाँ पे बिट सीक्वेंस काउंटर, मतलब वो डेटा को गिनता रहेगा कि मैंने कितने बिट्स प्रोसेसर को दिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि उसके पास इतना इतना डेटा जाएगा तो वो कैलकुलेट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उसके पास भी क्या होता है कि बीच में डेटा पास करने के लिए कितनी बीट उसके पास पास हो रही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जब भी उसके पास डेटा हम देते हैं तो वो पहले तो आईआर के पास आता है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आता है, और यहाँ पे वो हर एक डेटा के लिए एक एक बीट के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। वो कन्वर्ट करने के बाद वो लॉजिकली वो देखता है कि कौन सा डेटा उसको मिला है, तो उस तरीके से वो डेटा को डिकोड करेगा, मतलब 0101 के अंदर कन्वर्ट करेगा और लॉजिक गेट को वो दे देगा। तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा कि कैलकुलेट करके वो आउटपुट भी दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा वन टाइप ऑफ 16 बीट का डिकोडर होता है। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस के फॉर्म में बीट भी कैलकुलेट होते रहते हैं कि कंट्रोल यूनिट को कितने डेटा मिले। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट फैच एंड डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे थ्रू दी जाती है, यूजर के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू, वो क्या करता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, फैच करेगा और उसको डिकोड करेगा 0101 फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद है कि रजिस्टर, रजिस्टर गिव द डेटा, मतलब उसके बाद जो भी डेटा उसके पास पड़ा रहता है, रजिस्टर जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसको क्या करेगा कि रजिस्टर के पास यहाँ पे पड़ा रहता है और वो वापस ट्रांसफर करेगा हमारा डेटा एएलयू को, मतलब कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, वो कैलकुलेट करेगा अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे लिखा है कि एएलयू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशन, मतलब जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है बिट के फॉर्मेट में, उसको क्या करेगा कि कैलकुलेट करेगा, नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएगा और कैलकुलेट करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी उसका हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से। फिर है कि सम इंस्ट्रक्शन एक्सेस एक्सटर्नल डेटा, मतलब डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन उसको नहीं करवानी तो डायरेक्टली वो डेटा उसको कंट्रोल यूनिट को दे देता है। मतलब हमें कोई फाइल ओपन बंद या करना डिलीट करनी हो तो डायरेक्टली उसके कुछ कैलकुलेटर नहीं करना रहता, उसको सिर्फ डेटा ही गिनना रहता है, कितना डेटा मेमोरी के अंदर या फिर हमारे हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके उसको वहां से डायरेक्टली डिलीट करता है। मतलब
वो क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सटर्नली उसको डेटा मिलता है कंट्रोल यूनिट को, और कभी कभी मुझे कैलकुलेशन करवाने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा कि डिकोडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो आप कंट्रोल यूनिट को देगा। तो इस तरीके से ये कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो ये डिकोडर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में जाना पड़ता है कि ये अलग अलग तरीके के डिकोडर आते हैं, इनकोडर आते हैं। मतलब जो कंट्रोल यूनिट है वो कभी भी हमें आउटपुट भेजेगा तो आउटपुट भेजने के साथ ही वो क्या करता है कि इनकोड करता है, वापस से वो जो भी डिकोड हुआ है उसको हमारी भाषा में वापस वो इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद मुझे वो आउटपुट देगा। ठीक है, वो डायरेक्टली हमें आउटपुट नहीं देता, तो कंट्रोल यूनिट को पता नहीं है क्योंकि इसके पास तो डायरेक्टली 0101 नहीं पड़ा है, तो 0101 को वापस वो क्या करेगा कि हमारा जो आउटपुट जिस हिसाब से आ रहा है उसके अंदर वो कन्वर्ट करेगा, तभी उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये डिकोडर इनकोडर दो अलग अलग तरीके के टाइप होते हैं, मतलब जो भी डेटा उसको दे रहे हैं उसको वो 0101 कन्वर्ट करने के बाद सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट हो गया। इसके अंदर भी बहुत सारे डेटा हमें पढ़ने आते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये हमें ऊपर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से डेटा पास होता है, इंस्ट्रक्शन पास होती है, वही चीज हमें इसके अंदर दिखाई गई है। तो ये था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट के बाद इसके अंदर जो जो रजिस्टर यूज हुए, तो किस किस तरीके के रजिस्टर इसके अंदर होते हैं, टोटल कितने रजिस्टर, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। तो रजिस्टर क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, पर ओनली डेटा हेक्साडेसिमल में होता है, ऑक्टेल में होता है, नंबर में होता है, डेसिमल में होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर सिस्टम हम क्या कर सकते हैं कि रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। कब? जब उसको इंस्ट्रक्शन कोई मिलेगी तब वो क्या करता है कि डिकोड करने के बाद सारा डेटा अलग अलग रजिस्टर के अंदर कंट्रोल यूनिट के अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्योंकि बाद में उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसको ही वहां से वो डायरेक्टली उठाएगा। मतलब प्रोसेस अभी स्लो है, अगर दूसरी उसके पास डायरेक्टली प्रोसेस आ गई तो इंस्ट्रक्शन भी उसको मिल जाएगी, तो दूसरी प्रोसेस वो पेंडिंग में रहेगी, तो पेंडिंग में रखने के लिए उसको वहां पे रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के रजिस्टर बहुत बहुत दिए गए। तो मे बी सीन एज अ वेरिएबल लोकेटेड इनसाइड अ प्रोसेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर की जरूरत। तो रजिस्टर कितने बीट के होते हैं? तो 8 बीट मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट तक का आता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके के इसके सो ऑन हम डबल करते जाएंगे तो 256, 512, 1024, तो ऐसे भी लार्ज नंबर ऑफ बिट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के जो भी उसको डेटा मिलेगा बाइट बीट के फॉर्म में या फिर बाइट के फॉर्म में, तो उसको वो किस किस तरीके से यूज करे। तो उसके अंदर भी दो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं कि रजिस्टर के अंदर भी जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, वो स्पेशलाइज रजिस्टर भी। ठीक है, तो मुझे कोई डायरेक्टली डेटा मिल रहा है जैसे कि नंबर टाइप का, तो उसको डायरेक्टली इंटीजर के अंदर स्टोर करेगा, और कोई भी डेटा उसको फ्लोटिंग पॉइंटिंग वाला मिलेगा तो उसको वो फ्लोटिंग के अंदर स्टोर करेगा। अगर उसके अंदर हम आगे सम कर रहे हैं तो सम के बाद क्या हो रहा है कि 1+1, तो वो तो 0 0 नहीं समझ रहे, तो वहां पे क्या होगा कि एक कैरी फॉरवर्ड होगी, तो उसके लिए वो लोग फ्लैग का यूज करते हैं, मतलब स्पेशलाइज रजिस्टर का यूज करते हैं, जिसके अंदर उस डेटा को वो थोड़े देर के लिए टेम्पररी स्टोर करके रखेंगे, ताकि उसको आगे जब कैलकुलेशन हो रही है तब उसको डेटा वापस वो फैच करके कैलकुलेशन में यूज कर सके। तो इसके लिए स्पेशलाइज रजिस्टर होते हैं। वो किस तरीके के होते हैं? तो यहाँ पे फ्लैग्स, जीरो, नेगेटिव, कैरी एंड ओवरफ्लो, तो ये सारे डिवीजन करते हैं या फिर कैलकुलेशन करवाते हैं, तब इस तरीके के हमें स्पेशलाइज रजिस्टर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गए रजिस्टर्स। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैलकुलेशन किसके बेस पे हो रहा है, तो उसके लिए भी वहां पर भी एरिथमेटिक एंड लॉजिक, जो हम सी लैंग्वेज या कोई अदर लैंग्वेज सीखते हो तो उसके अंदर भी एरिथमेटिक और लॉजिकल तो हमें समझना ही पड़ता है, तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके के कैलकुलेशन हमें वहां पे करना है। तो वैसे ही सिस्टम के अंदर भी, हार्डवेयर के अंदर भी डेटा को स्टोर या कैलकुलेशन करवाने के लिए हमें एरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब एंड, और हेक्सोर, नॉट, हेक्स, नॉर। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग रजिस्टर की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो लॉजिकली कैलकुलेशन डेटा के साथ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि एरिथमेटिक, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिस्टम के अंदर कभी भी नहीं होता, उसके लिए वहां पे अलग से कोई सिस्टम बिठाई गई है। ठीक है, ठीक है। फिर है कि शिफ्ट, मुझे एक एक बाइट या एक एक बीट को आगे बढ़ाना है या फिर डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे शिफ्ट।
ठीक है, तो शिफ्ट करेंगे तो एक डेटा डिलीट हो जाएगा और अनशिफ्ट करेंगे तो एक डेटा आगे चला जाएगा। उसके लिए वहां पे अलग से मेथड दी गई है। उसके बाद कंपेयर, अलग अलग बिट्स को आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर के अंदर मैंने दिया हुआ है कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, मतलब हमारे जो रजिस्टर है उसके अंदर डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेटा को निकाल सकते हो, तो निकालने के बाद उसकी जो प्रोसेसर है डिवीजन करने की वो थोड़ी अलग हो जाती है हार्डवेयर के अंदर, तो इसके लिए ये डिवीजन कभी भी हार्डवेयर के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये थी उसकी कैलकुलेशन, डेटा को कैलकुलेशन करवाने की कंट्रोल यूनिट के अंदर जो भी उसको जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों यूनिट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब ये वन टाइप ऑफ आपका एएलयू हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद है कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से उसको मिलती है, तो इंस्ट्रक्शन टाइप, तो कितनी तरीके की पहले तो इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वन टाइप क्या हो गया कि जिस तरीके से हम दो डेटा है मेरे पास, अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम दिए गए, तो उन दोनों का मुझे कैलकुलेशन करवाना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का लॉजिकल कैलकुलेशन करवाना या फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवाना, तो उसके लिए हम इन दोनों यूनिट का यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिल रही है तो उसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन वहां पे आती है। अगर आपने एक साथ दो तीन प्रोग्राम एक साथ ओपन कर लिए तो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ मिल जाएगा। तो क्या करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिली है उसकी प्रोसेस अभी नहीं हुई तो उसको होल्ड करके रखेगा। तो मतलब इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, भाई कब देनी है कब नहीं देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट फाइंड करके रखता है, कि देखता है, उसको मैपिंग करके रखता है। ठीक है, फिर है कि मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको मिली है तो इंस्ट्रक्शन के अंदर डेटा को स्टोर करने की भी जरूरत वहां पे पड़ती है, तो उसके लिए मेमोरी की भी वहां पे जरूरत पड़ेगी। जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने या फिर पेंडिंग में है अभी जो इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कैलकुलेशन करना या प्रोसेस चालू नहीं हुआ, तो उसको वो मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है एक मैपिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हमारे पास इंस्ट्रक्शन टाइप होती है, अरिथमेटिक, कंट्रोल एंड मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की अलग अलग तीन तरीके के अंदर डेटा को इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है SISD। SISD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा, मतलब जो भी उसको डेटा मिलेगा वो एक ही फॉर्म के अंदर रहेगा और जो भी डेटा रहेगा वो एक ही डेटा के अंदर उसको वापस आउटपुट मिलेगा। सिंगल डेटा मतलब उसको सिंगल आउटपुट मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, तो क्लासिकल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके का हार्डवेयर का आर्किटेक्चर वहां पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि SIMD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, मतलब मल्टीपल आउटपुट उसको वहां पे मिल सकते हैं। उसके लिए वेक्टोरियल कंप्यूटर्स का यूज किया जाए, मतलब वो वन टाइप ऑफ एक सिंपल जीपीएस सर्किट है और कुछ नहीं है उसके अंदर, जो हमारे प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी लगी रहती है। तो किस तरीके का डेटा वहां पे आपको भेजना है, अगर उसको सिंगल इंस्ट्रक्शन मिली है तो बहुत सारे आउटपुट उसको देने हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, SIMD का यूज करेगा। अगर उसको सिंगल डेटा मिला है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मिली तो सिंगल आउटपुट ही वो भेजेगा, उसके लिए SISD का यूज करेगा। फिर उसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिल ही रही है एक साथ। ठीक है, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो उतना वो आउटपुट वहां पे देगा। तो उसके लिए MIMD मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा का, मतलब मल्टी प्रोसेसर, वहां पे हमें बहुत सारे प्रोसेसर की जरूरत एक साथ पड़ेगी। मतलब एक प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही डेटा में देगा, तो दूसरा प्रोसेसर होगा तो दो प्रोसेसर हो गए, तो वो क्या करेगा, दो प्रोसेस लेगा और दो आउटपुट आपको एक साथ भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे तीन तरीके हैं, SISD, SIMD और MIMD। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन का फ्लो किस तरीके से होता है, तो उसके लिए प्रोसेसर में यूज ऑफ फाइनाइट सेल, मतलब उसके अंदर एक लिमिटेड स्टेट रहता है जिसके अंदर आप इतनी ही इंस्ट्रक्शन एक साथ पास कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाता है कि भी मशीन को जो भी डेटा उसको मिल रहा है वो फिक्स मिल रहा है कि इतनी डेटा वो इतनी इंस्ट्रक्शन के साथ वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करेगा, इतनी इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ही वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वर्क करना चालू करेगा। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि माइक्रो प्रोग्राम प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से प्रोसेसर है, इंस्ट्रक्शन में वर्क होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो प्रोसेसर में यूज ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, मतलब उसके पास एक
लेवल होगा जिसके अंदर वो लिमिटेड इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा। और माइक्रो ऑप्स मतलब उसके पास बहुत छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर वो जो भी डेटा उसको मिलता है उसको स्टोर करके रखता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए। माइक्रो ऑप्स टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन स्टेप, ठीक है। हर एक कैलकुलेशन को क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन स्टेप के अंदर वो डिवाइड कर दे, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन मिली तो उसके साथ वो क्या करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, कहाँ पे वो आउटपुट भेजेगा, तो वो सारी चीजें वहां पे पहले से ही, अगर दूसरे आउटपुट के साथ या दूसरे इंस्ट्रक्शन के साथ उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, तो वो सारी चीजें वहां पे प्रोसेस होती रहती है। तो उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग स्टेप दे दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है फैच, मतलब इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर 0101 के अंदर डिकोड करेगा, फिर उसके साथ वो कैलकुलेशन, मतलब उसको नंबर एक मिल गया तो 0101 फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद ही उसकी प्रोसेस वो चालू करेगा। तो वो क्या करेगा कि एग्जीक्यूट करेगा, रन करना चालू करेगा। उसके बाद मेमोरी की एक्सेस करेगा, मतलब उसका जो भी एग्जीक्यूट हुआ है उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके साथ भी उसको डेटा को कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के साथ, तो उसके लिए मेमोरी एक्सेस भी वो यूज कर सकता है। और रजिस्टर, उसके बाद है रजिस्टर राइट बैक, ठीक है। तो रजिस्टर क्या करेगा कि जो भी हमारा आउटपुट है उसके अंदर वो आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हमें वो दे देगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस वो इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करके रखता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एंड रजिस्टर राइट बैक, ठीक है। तो इतनी चीजें होती है इसके अंदर। एक इंस्ट्रक्शन के पास इतनी चीजें होती है इंटरनली, ठीक है। अगर उसके पास 1000 इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो तो वो क्या करेगा कि उतनी बार वो इस प्रोसेस को दोहराएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अ बेसिक प्रोसेसर नीड्स सेवरल क्लॉक साइकिल टू प्रोसेस ऑल स्टेप ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन, मतलब दूसरी इंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट करेगा तो उससे पहले उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली है तो कब मिली है, तो उसके लिए वो क्लॉक चालू करके रखेगा, भाई इतने टाइम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी ही चाहिए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि फाइनाइट स्टेट रखते हैं, मतलब एक लिमिटेड पीरियड के अंदर इंस्ट्रक्शन को वो पास करवा सकते हैं। अगर ज्यादा पास करवाते हैं तो वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके की और कितना डेटा कैलकुलेशन करना है, तो वो डिवाइड करके रखता है सारी इंस्ट्रक्शन को। हम एक साथ यहाँ पे पूरा डेटा पास कर तो देते हैं, ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिख तो देते हैं, पर वो सारे प्रोग्राम को अलग अलग लाइन के अंदर या फिर अलग अलग वर्ड के अंदर वो डिवाइड करके रखता है। फिर सारी प्रोसेस वो मेमोरी एक्सेस के अंदर जाने के बाद रजिस्टर के साथ वो कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद वो देगा। तो वो सारी प्रोसेस कितने टाइम में खत्म होनी चाहिए हर एक इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि क्लॉक साइकिल का भी यूज करते हैं। इतने टाइम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जानी ही चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो फाइनाइट, मतलब वो स्टॉप कर देगा या फिर ड्रॉप भी कर सकता है उस इंस्ट्रक्शन को। उसके लिए यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन कौन से फैचेस वो यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से आता है। तो पहले तो क्या होता है कि माइक्रो प्रोग्राम के पास पहली स्टेप में आएगी कि इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर उसको वो क्या करेगा कि डिकोड करेगा, डिकोड मतलब वो 0101 के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसको डेटा मिला है वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करना चालू करेगा, फिर उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन उसको करवाना है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन वापस वो लिख देगा, भाई 0101 के लिए इस तरीके से वो कैलकुलेशन हुई है, मतलब मेमोरी के अंदर वो राइट करेगा, ठीक है, या फिर रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है। जैसे हमने वहां पे ऊपर देखा था कि उसके अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं इंस्ट्रक्शन, तो वो अलग अलग टाइप रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखेगा, और उस रजिस्टर के अंदर वो दूसरी प्रोसेस दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी तब वो उसको वापस यूज करेगा, मतलब जो भी डेटा उसको मिला वो वापस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वापस फैच करेगा मतलब वो दूसरी आईडी के पास जाएगा, मतलब जंप करेगा एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे में, और तीसरी इंस्ट्रक्शन रीड होने के बाद डिकोड एग्जाम और मेमोरी के अंदर, मतलब उसका प्रोग्राम पूरा खत्म हो रहा है तो लास्ट में वो मेमोरी के अंदर स्टोर करो। मेमोरी में जो भी डेटा मिलेगा वो हमें आउटपुट के अंदर मिल जाएगा, मतलब फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे मिला अगर आपके पास 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी तो, ठीक है। तो वो हार्डवेयर के अंदर भी डेटा को पास कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोग्राम प्रोसेसर। उसके बाद है कि माइक्रो प्रोग्राम प्रोसेसर के क्या क्या फायदे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है कि जो उसके डिसएडवांटेज है, तो इंस्ट्रक्शन है उसकी जो साइकिल है वो चलती वो बहुत ही स्लो चलती है, ठीक है।
द मोर कॉम्प्लेक्स द इंस्ट्रक्शन आर, मतलब हम इंस्ट्रक्शन उसको जो भी प्रोसेसर को देता है वो जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, द लॉन्गर दे टेक टू गेट अ प्रोसेस, मतलब उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर इज यूज ओनली वंस फॉर द ईच इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे जो हार्डवेयर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को एक ही बार रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वापस दूसरे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक टाइम पे एक ही वो प्रोसेस करता है, दूसरी प्रोसेस या दूसरी इंस्ट्रक्शन वो रीड नहीं करता। मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर इज अनयूज मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत सारे अगर जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तब तक वो हार्डवेयर क्या रहता है कि बिल्कुल फ्री पड़ा रहता है, ठीक है, अनयूजेबल है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गए, कॉन्स में। उसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे लिया हुआ है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो इजीली इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, उसका आउटपुट भी आपको इजीली मिल जाएगा, और बहुत ही स्मॉल कोड रहता है, ठीक है। फिर एक न्यू इंस्ट्रक्शन कैन बी एडेड जस्ट बाय एडिंग अ न्यू स्टेप, ठीक है। तो न्यू कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको उसको देनी है तो बहुत ही न्यू स्टेप के अंदर इजीली और शॉर्ट में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे माइक्रो प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के प्रोस और कॉन्स हो गए, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इंस्ट्रक्शन फ्लो किस तरीके से होता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। फिर उसके पहले किस किस तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल कंट्रोल यूनिट जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से यूनिट आते हैं, वो क्या क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, कितने रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, उसका जो डायग्राम है कंट्रोल यूनिट का, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर देखा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि कंट्रोल यूनिट आगे बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि ये 3 क्वेश्चन आप अटेंड करोगे तभी आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन अब किस फ्लो में वर्क करेगी, तो साइकिल भी अलग अलग हो जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़े ताकि आपको वो ज्यादा समझ में आए। तो ये आज का जो लेक्चर वो अच्छे से समझ लेना, वो ज्यादा जरूरत है तो नेट पर भी आप उसकी डिटेलिंग में समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।